तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, और आज हम डिस्कशन करेंगे दर्पण यानी कि मिरर क्या होता है। हालांकि ये हमारे बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहां से कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बता दूं कि मिरर, दर्पण को हम लोग कहते हैं मिरर, ये तो आपको पता ही होगा। दर्पण को मिरर कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ये बात स्पष्ट है। बात इसकी है कि दर्पण होता क्या है, दर्पण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों क्या करना होगा आपको कि एक कांच लेना होगा। कौन सा कलर आ गया? एक आपको कांच लेना होगा और कांच को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए, किसी भी गोलीय पृष्ठ को या किसी भी कांच को इस प्रकार से कलई, क्या बोले, कलई या पेंट किया जाए, कलई या पेंट किया जाए कि उसके दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे ही हम नाम देते हैं दर्पण का। क्या नाम देते हैं? दर्पण का। लिखेंगे क्या, जरा गौर से देखिएगा। किसी भी कांच को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए कि उसके दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। प्रकाश का क्या हो? परावर्तन हो। दर्पण कहलाता है। ये क्या आपको बात समझ में आई है? माफ करिएगा। किसी भी कांच को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए कि उसके दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दर्पण का नाम देंगे। जैसे कि आप लोगों को एक फोन दिख रहा होगा, फोन के इस बाजू आप क्या करिए, जो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड, इसे आप कलई या पेंट कर लीजिए। जैसे इसे कलई या पेंट करेंगे तो इधर से प्रकाश आएगा और इससे टकरा के इधर निकल जाएगा। अगर ये होता है तो कहा जाएगा सर जी यह दर्पण है, यह मिरर है। अगली बात नोट करने की क्या है कि मिरर को एम से प्रदर्शित करते हैं। और खास बात क्या है अगर ये मैं आपको बता दूं तो नोट नंबर में क्या लिखिएगा? नोट नंबर 1 में लिखिएगा दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ये जो कांच बनाया जाता है, ये जो दर्पण बनाया जाता है, बेसिकली किसका बना होता है? ग्लूकोज का या कांच का। नोट नंबर दूसरा क्या आप लिख सकते हैं? नोट नंबर ये लिख सकते हैं, ये जो दर्पण के पीछे कलई या पेंट किया जाता है वो 2 चीजों से आप कर सकते हैं। एक तो AGBR से कर सकते हैं, माफ करिएगा, AGBR से कर सकते हैं। AG का मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोल सकते हैं इसे? सिल्वर ब्रोमाइड। इसे आप सिल्वर ब्रोमाइड से पीछे कलई कर सकते हैं। दूसरा किसे कर सकते हैं? रेड ऑक्साइड से। किसे? रेड ऑक्साइड से आप इसे कलई कर सकते हैं। कभी आपसे कांच या दर्पण टूटा होगा तो अलग बात है, मम्मी कुटाई की होंगी, लेकिन जब उसको आप तोड़ के देखेंगे तो पीछे कलई किया होगा, या तो वो ग्रीन कलर का होगा या तो कत्थई कलर का होगा। कत्थई कलर का होगा तो रेड ऑक्साइड होगा और ग्रीन कलर का होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड होगा।
ये रहा दर्पण के बारे में आपका एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन। अगर हम आगे बात करें दर्पण के प्रकार, कई बच्चों की शिकायत ये रहती है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, तो मेरे दोस्त आप फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं दर्पण के प्रकार, तो दर्पण को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हम लोग बांटते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण यही हो गया, और दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। दर्पण को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। आगे हम बात करें तो गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है अवतल दर्पण, क्या होगा? अवतल दर्पण, और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसे कहते हैं प्लेन मिरर, इसे बोलते हैं प्लेन मिरर, इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और इसे बोलते हैं कनकेव मिरर, इसे बोलते हैं कनकेव मिरर, और इसे बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दर्पण के प्रकार में दर्पण को दो आधार पे बांटा जा सकता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांट दिया गया, अवतल दर्पण और कौन सा? उत्तल दर्पण। और दर्पण में हम सबसे ज्यादा कमाल अवतल दर्पण का पढ़ते हैं, और लेंस जब पढ़ाया जाएगा तो सबसे बढ़िया कमाल उत्तल लेंस का पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आता है समतल दर्पण क्या होता है। क्या बोला हूं? समतल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग समतल दर्पण। तो गाइस ये आपका समतल दर्पण है, इसे हमने कलई या पेंट कर दिया है, और कलई पेंट करके नाम रख दिया मिरर 1 मिरर 2, और ये प्रकाश गई टकरा के चली आई, ये बताता है कि ये दर्पण है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी समतल पृष्ठ को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए कि उसके दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, समतल दर्पण कहलाता है। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? एक बार फिर मैं बोल देता हूं इस परिभाषा को। किसी भी समतल पृष्ठ को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए कि उसके दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। और ये आपको इमेज दिख रहा होगा, अगर एग्जाम में आ जाए क्लास 10 वालों तो ऐसे ही डिट्टो छापेंगे। अब यहां पे बात होती है समतल दर्पण के कुछ नियम। किसके नियम? समतल दर्पण के कुछ प्यारे प्यारे नियम होते हैं, इस नियम को हम लोग देख लेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बारी आती है इसके नियम के। इसके प्यारे प्यारे दो नियम होते हैं, नियम को सीखते हैं। नियम नंबर 1, समतल दर्पण का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर खड़ी है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के गहराई में, इसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के गहराई में x मीटर की दूरी पर ही बनेगी। इसका क्या मतलब बताएं सर? इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, यदि मैं किसी दर्पण से, समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो मेरा प्रतिबिंब, मेरा फोटो दर्पण के भीतर 20 मीटर की दूरी पर ही बनेगा।
आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई दर्पण है, आप उसके पास जाइए, फिगर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे 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 दूर जाइए फिगर छोटा होता हुआ चला जाएगा। तो इससे क्या मतलब है, जब आप 50 मीटर की दूरी पर हैं तो उसके अंदर 50 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, फिर आप 40 आए उधर 40 बना, फिर आप 20 आए 20 बना, फिर 10 आए 10 बना। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप जाके अपना नाक या मुंह उसमें चिपका लीजिए, उधर से भी लगेगा कि चिपका हुआ है। तो इस चीज का क्या समझाना चाहते हैं सर, तो इस चीज को मैं बताना ये चाहता हूं, यदि कोई वस्तु दर्पण से, दर्पण कौन सा, समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर रखी हुई है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी x मीटर की दूरी पर ही बनता है। एग्जाम्पल बताइए सर, अगर 10 मीटर की दूरी पर वस्तु खड़ी है किसी दर्पण से, तो इधर जो फोटो बनेगा वो भी कितना बनेगा, 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। आई होप आप यहां तक समझे होंगे इस बात को। ये नियम नंबर 1 कहता है, क्या कहता है नियम नंबर 1, x मीटर की दूरी पर वस्तु खड़ी है तो इसका प्रतिबिंब भी x मीटर की दूरी पर बनेगा। क्या आप लोग यहां तक समझ पाए मेरी बात को? अगर मैं अब आगे बताऊं इस चीज को, नियम नंबर 2 भी कुछ कहता है, तो वो भी बहुत प्यारी सी बात हमसे कहता है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ये कहता है, यदि कोई पिंड v वेग से चल रही है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का वेग 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए ये कोई दर्पण है, इस पे कोई वस्तु v वेग से चल रही है, कोई वस्तु क्या, एक बालक है, v वेग से दौड़ रहा है, तो इसका जो फोटो दिखाई देगा दर्पण के अंदर वो 2v वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। इसका सीधा एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि जिम वाले लड़कों को फंसाने के लिए चारों दीवारों पे समतल दर्पण टांग रखे होते हैं। ये लड़का जैसे जाता है उसमें दौड़ता है 20 के स्पीड से, दर्पण दिखाता है उसको 40 की स्पीड से, ये समझ लेता है ओ माय गॉड आई एम मिल्खा सिंह, और खूब दौड़ता है, उसमें दौड़ दौड़ के पसीने निकालता है और वो अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है। लेकिन जब बाहर देसी टार्जनों से भिड़ता है तो लुल्ल हो जाता है। तो ये किसका कमाल है बसंते, ये कमाल है किसका, ये कमाल है दर्पण का या मिरर का। ये जो डोले सोले दिखाया जाता है ये निकलता थोड़ा सा है, दर्पण ज्यादा दिखा देता है, ये कमाल है दर्पण का। तो आप इस बात को समझिए कि यदि कोई पिंड v वेग से चल रही है तो दर्पण के अंदर जो उसका वेग होगा मेरे दोस्त वो 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ये नियम नंबर 2 कहता है। अगर हम बात करें नियम नंबर 3 की, तो नियम नंबर 3 भी हमसे कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है, जरा इस बात को हम सुनते हैं। नियम नंबर 3 कहता है, यदि कोई वस्तु थीटा कोण पर झुकी हो, यदि कोई वस्तु थीटा कोण पर झुकी हो तब उसका प्रतिबिंब
उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 2 थीटा कोण पर झुका हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई वस्तु थीटा कोण पर झुकी है तो दर्पण के अंदर 2 थीटा कोण पर झुका होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, आजकल की कुछ महिला मित्र या लड़कियां डांस सीखने जाती हैं तो डांस सिखाने वाले लोग बहुत अच्छा काम करते हैं कि दीवारों के चारों तरफ मिरर लगा देते हैं, और जैसे मिरर लगाते हैं तो ये लोग जैसे डांस करती हैं तो कमर का थोड़ा सा झुकाव 15 अंश, तो वो कितना दिखा देता है, वो दिखा देता है 30 अंश, और 30 अंश देख के अपने आप को बहुत खुशी महसूस करती हैं। ओ माय गॉड, 30 अंश झुक गया, वो तो एक्स्ट्रा दिखाता ही है। ये किसका काम है? इस तरीके से वो दर्पण फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के महिलाओं को बुड़बक बनाता है। वैसे उनकी पाव भर की बुद्धि बेचारी क्या समझेंगी। तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। ये कहता है कि यदि कोई मिरर के सामने कोई वस्तु थीटा अंश के कोण पर झुकी हो, कितने अंश के कोण पर झुकी हो? थीटा अंश के कोण पर झुकी हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दिखाई देगा 2 थीटा। क्या दिखाई दे देगा मेरे दोस्त? 2 थीटा दिखाई देगा। तो ये नियम है, बेसिकली 3 नियम आप याद रखिएगा। और चौथा हमसे क्या कहता है, जरा इस बात पे हमको ध्यान देना है। चौथा नियम हमसे कहता है, यदि आप किसी वस्तु को मिरर में देखना चाहते हैं तो उसके हाइट का आधा लेना पड़ेगा। चौथा कहता है, यदि किसी वस्तु को दर्पण में पूरा देखना है तो हमें दर्पण की ऊंचाई उसके ऊंचाई का आधा लेना होगा। क्या मतलब सर? अगर ये कोई 5 फीट का आदमी है, कितने फीट का आदमी है? 5 फीट का, तो इसके आगे जो हमें दर्पण लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा हमें 2.5 फीट का। क्या लेना पड़ेगा? मात्र 2.5 फीट का। तो ये 5 फीट का बंदा उसमें हमको दिख जाएगा। ये फिजिक्स का गजब का कमाल है। यदि आपको 10 फीट के व्यक्ति को या 10 फीट के वस्तु को आपको देखना है तो महज 5 फीट के लंबाई वाली दर्पण लेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक खास बात ये मैं बता दूं कि एक बार किसी भयंकर एग्जाम में पूछ दिया था, और 10 में तो ये पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो जरा मैं अगर इस बात पे आपसे चर्चा करूं कि ये गजब का क्वेश्चन था मेरे जमाने में और आपके भी जमाने में। ये स्पेशल नोट है, इसे स्टार नोट भी आप समझिएगा। ये 3 स्टार नोट है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये दोनों की बात। फोकस दूरी आगे बताया जाएगा, एफ से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को आर से। ये दोनों क्या होती है, जरा इस बात पे चर्चा करें सर। देखिए बेसिकली होता क्या है मेरे दोस्त कि ये कोई समतल दर्पण है और ये हमने कलई या पेंट कर दिया। अच्छा, इसका वक्रता त्रिज्या कब आएगा? ये दर्पण कहीं ना कहीं से कर्व हुआ होगा। कर्व बोले तो मुड़ा हुआ होगा। अब ये कहां से मुड़ा हुआ होगा राम जाने। ये अनंत गोला से मुड़ा होगा। जब अनंत गोला पर मुड़ा होगा तो इसकी अनंत केंद्र आएगा
और जब अनंत केंद्र आएगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, अनंत होगी। और जब त्रिज्या भी अनंत होगी तो त्रिज्या का आधा फोकस होता है अनंत बाई 2, यानी कि अनंत ही आएगा। आई श्योर कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि समतल दर्पण पता नहीं कहां से मुड़ा होता है, इसका केंद्र डिसाइड नहीं किया जा सकता। जब केंद्र डिसाइड नहीं हो पाएगा तो जरा बताइए क्या त्रिज्या डिसाइड हो पाएगी, तो आप बोलेंगे नहीं सर। जब त्रिज्या डिसाइड नहीं हो पाएगी तो क्या इसकी फोकस दूरी डिसाइड होगी, तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो इस बात को आप याद रखिएगा, फोकस दूरी अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत होती है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। दोनों क्या होती है, तो दोनों अनंत होती है। ये था समतल दर्पण के बारे में कुछ विशिष्ट बातें। आगे चलते हैं। और रही बात इनके न्यूमेरिकल की, तो जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा गजब गजब के न्यूमेरिकल लाए जाएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है। अब आगे हम बात करें और दर्पण के, तो यहाँ पे आता है समतल दर्पण के नियम जो हमने अभी अभी आपको करा दिया है। और आगे हम देखें तो अवतल दर्पण लिखा है। क्या लिखा है, अवतल दर्पण। देखिए मेरे दोस्त, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये तो हो चुका है। बेसिकली मैं बताऊंगा आपको, ये गोला है, गोले को दो भागों में ऐसे काटिए तो एक इधर से मिलेगा, माफ करिएगा, अगर इसे काटे तो एक ऐसा मिलेगा और एक ऐसा मिलेगा। जब भी कलई या पेंट करना होगा तो दाहिने हाथ से, किस हाथ से, दाहिने हाथ से, इसे दाहिने हाथ से पेंट कर देते हैं। इधर जब हमने इसे दाहिने हाथ से पेंट किया, इधर जब हमने दाहिने हाथ से पेंट किया तो हुआ क्या मेरे लाल, इधर हमने क्या देखा, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, और इधर हमने क्या देखा, धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन। तो धसल मतलब धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, तो इसे बोला जाएगा अवतल दर्पण। क्या बोला जाएगा, अवतल दर्पण। और उभरे हुए भाग से, उभरे, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, उत्तल दर्पण। धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण। तो यहां क्या बारी है, अवतल दर्पण की, कनकेव मिरर की। तो लिखेंगे कि पहले हम फिगर बनाते हैं, फिगर सुंदर सुंदर बनाएंगे, इसके बाद ही आपको कुछ बताएंगे। तो यहां पे हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर ऐसे बनाएंगे। ये हमने फिगर बना लिया और इसका नाम रखा मिरर 1, मिरर 2। और यहाँ पे हमने इसे दाहिने हाथ से कलई या पेंट कर दिया, और जैसे हमने इसे कलई या पेंट किया तो इसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगा मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर ये तो अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी गोलीय पृष्ठ को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए कि उसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता, माफ करिएगा, अवतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या आप लोगों ने इस बात को समझा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो यदि किसी गोलीय पृष्ठ को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए कि उसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। इतनी बात आप याद रखें।
अगर मैं आगे आपको बताऊं तो आगे लिखा है उत्तल दर्पण। क्या लिखा है? उत्तल दर्पण। फिर यहाँ पे हम लोग एक प्यारा सा क्यूट सा फिगर बनाएंगे। ये तो ज्यादा ही क्यूट बन गया, ये भी ज्यादा बन गया, थोड़ा सा क्यूट बने। तो ये है M1, ये है M2। अब इसको हमने कर दिया दाहिने हाथ से पेंट, और जब हमने इसे दाहिने हाथ से पेंट किया तो ये प्रकाश किरण आई और टकरा के चली गई, और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो शेष वही चीज लिखेंगे, यदि किसी दर्पण को, यदि किसी गोलीय पृष्ठ को, यदि किसी गोलीय पृष्ठ को, यदि किसी गोलीय पृष्ठ को इस प्रकार से कलई या पेंट किया जाए कि उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण, और धसे हुए भाग से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण। तो ये उत्तल और अवतल दर्पण क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि नहीं, जरा मुझे बताइए। अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। किसकी बात करें? चिन्ह परिपाटी की। तो हेडिंग लगाएंगे, दर्पण पर चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों को मिला के हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की। देखिए आपको मैं बता दूं, एक ऐसे हम लोग खींच लेते हैं। इरेजर भाई साहब इस लाइन को इरेज करें। हमने ऐसे खींच लिया। अब इसको हमने ऐसे कलई कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, और इसको हमने ऐसे कलई कर दिया। ये हमारा कलई हो गया। अगर हम बात करें आपसे, ऐसे हमने एक रेखा दे दिया। अब देखिए जरा, ये कहीं ना कहीं ये गोला जो है, आप बोलेंगे सर ये गोला कहीं ना कहीं कर्व हुआ है, ऐसे आके मिलेगा। आप बोलेंगे यस सर, ये भी कहीं ना कहीं कर्व हुआ है, ऐसे आके मिल जाएगा इसमें भी। आप कहेंगे यस सर, यहां पे एक चीज आएगा जिसे कहेंगे सेंटर, और यहां पर भी एक चीज आएगा जिसे कहेंगे सेंटर। सेंटर का मतलब जहां से ये गोला बनाया गया हो। ये गोला क्या किया गया हो? बनाया गया हो। ये गोला जहां से बनाया गया हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। इसके आधे को हम नाम देते हैं फोकस बिंदु। क्या नाम देते हैं? फोकस बिंदु। इसके आधे को हम नाम देते हैं फोकस बिंदु। अच्छा, इस पूरी दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इस पूरी दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इस आधी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसे आधी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इस आधी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या आप इतनी बातें समझे कि नहीं समझे? आप अवश्य समझे होंगे। आगे अगर मैं आपसे एक बात बताना चाहूं तो जरा इस बात को आप नोट करिए। क्या आपने कभी संख्या रेखा पढ़ा है? आपने जरूर संख्या रेखा पढ़ा होगा। तो इसको हम सेंटर मानते हैं। ये 0 है, इधर जो भी आता है -1, -2, -3, इधर सारे माइनस में होते हैं। इधर 1, 2, 3, इधर सारे प्लस में होते हैं, इधर सारे माइनस में होते हैं। तो आप जरा बताइए ये कौन सा दर्पण है? तो दाहिने ओर से रंगा है, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन।
तो आप कहेंगे सर ये तो उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और ये धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, तो आप बोलेंगे सर ये तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां भी सर आपने क्या क्या लिया? सी लिया है, एफ लिया है, और क्या लिया है? आर लिया है, स्मॉल एफ लिया है कि नहीं? बिल्कुल। इधर भी हमने क्या क्या लिया है? तो इधर भी हमने सी लिया है, एफ लिया है, आर लिया है, स्मॉल एफ लिया है। तो आप लोग बोलेंगे जी सर बिल्कुल आपने ऐसा ही लिया है। तो जब ऐसा ही लिया है तो आगे क्या बताना चाहता हूं बेटवा? आगे गौर से सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। ये जितनी लेफ्ट की ओर है सारे माइनस में आएंगे। सारे किस में आएंगे? सारे माइनस में आएंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपसे पूछेगा अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर कैसा होता है? तो माइनस होता है। फोकस कैसा होता है? माइनस होता है। वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? माइनस होती है। फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस होती है। यहां तक कि आगे यू की बात किया जाएगा। यू ऑलवेज टाइम माइनस, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब इधर अगर हम बात करें तो इधर जरा गौर से सुनिएगा। इधर गौर से सुनने वाली बातें क्या है सर? तो इधर कहिएगा ये तो सारे प्लस की ओर है, ये सारे प्लस की ओर है। और प्लस में उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कैसा होता है? पॉजिटिव। फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? पॉजिटिव। फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव। यू कैसा होता है? ऑलवेज टाइम निगेटिव। भी अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर। लेकिन ये पांच केसों में तो माइनस ही होता है। वन केस में कभी कभी ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इतनी बात आप याद रखें। अगर अवतल दर्पण आए तो भी को एक बार छोड़ के 5 बार माइनस कहा जाए, क्योंकि 6 बार ही फिगर बनते हैं। भी को भी 5 बार माइनस और सारे के सारे माइनस, और इधर आए तो सभी के सभी प्लस, केवल यू को छोड़ के। किसको छोड़ के? यू को छोड़ के। क्योंकि वस्तुएं हमेशा लेफ्ट की ओर रखी जाती हैं, वस्तुएं हमेशा बाईं ओर रखी जाती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी चिन्ह परिपाटी में। बोलिए यस या नो। अगर आई होगी मेरे दोस्त तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं इस कक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकूं। आई होप आप लोगों ने इतनी बातें सीख ली होंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ अजीब अजीब चीजों का मैं नाम लिया हूं। जैसे पहला हमने नाम लिया है, पहले हम नाम लेते हैं मुख्य अक्ष का। नाम किसका लेते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो हेडिंग लगाते हैं मुख्य अक्ष, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो किसी दर्पण से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। किसी दर्पण से, ये क्या चल रहा है? यहां पे हम लिखेंगे किसी दर्पण से गुजरने वाली किसी दर्पण से गुजरने वाली बीचों बीच, या इसे मध्य कह सकते हैं। किसी दर्पण से गुजरने वाली बीचों बीच या मध्य रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर यहां पर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं तो जैसे ये आपका, ये क्या बन गया? ये आपका अवतल है, ये आपका उत्तल है,
ये हमने कलई कर दिया और ये हमने कलई कर दिया। इस दर्पण के मुख्य से एकदम बीचों बीच से जो रेखा गुजरेगी, जो बीचों बीच से गुजरेगी, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम होगा मुख्य अक्ष। क्या नाम हो जाएगा? मुख्य अक्ष। किसी दर्पण के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसका नाम होता है मुख्य अक्ष। और यहां पर एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है जिसे पोल, क्या बिटवा? जिसे पोल या ध्रुव कहते हैं, जिसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव कहते हैं। पोल या ध्रुव किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर दर्पण के पृष्ठ पर उपस्थित वह बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। इतनी बातें क्या आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं जरा और। आगे बात आती है, मुख्य अक्ष तो हो गया, अब बात आती है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? वक्रता केंद्र लगाएंगे। हेडिंग लगाएंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हमने हेडिंग लगा लिया। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं अगर ये आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। सॉरी गड़बड़ हो गया, ये परिभाषा नहीं होगी, ये परिभाषा नहीं होगी। परिभाषा इसकी होगी किसी दर्पण के मध्य उपस्थित बिंदु को अथवा केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर इसे हम कलई करेंगे, ऐसे गोला बनाएंगे, तो यहाँ पे केंद्र होगा और इस केंद्र को हम कहेंगे कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। इसे अगर हमने कलई किया और यहाँ पे एक बिंदु होगा जिसे हम केंद्र मानेंगे और इसका नाम देंगे हम वक्रता केंद्र। तो क्या बताइए आपको यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी वक्रता त्रिज्या का। वो बिना आए कहां रह सकती है? तो बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो कहा जाएगा दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। और क्या बोलिएगा? बोलिएगा इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और फिगर रही बनाने की बात, बार बार वही फिगर बनाऊंगा, डिस्टर्ब मत होइएगा। ये पोल है, ये वक्रता केंद्र है और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। और ये मध्य की दूरी है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ये कलई हो गया बिटवा, ये पोल हो गया और यहाँ पे सी हो गया। ये मुख्य अक्ष है और ये इसकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। बोलिए यस या नो? तो आप कहेंगे यस सर। अगर हम आगे बात कर दे आपसे और बोले कि फोकस
फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो पहली बात अभी यहां पे समझिए, फोकस बिंदु किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या के आधे। अच्छा, थोड़ा सा और अगर इसे बदल के लिखें, क्या लिखेंगे? इसे बदलकर, इसे बदलकर यदि हम ये लिखना चाहें, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यहां पे क्या आएगा? दूरी आएगी। फोकस बिंदु के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई? क्या आपने यहां तक इस चीज को समझा? तो आप बोलेंगे जी हां सर, बिल्कुल समझा। अब बात आती है कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं। सबसे बढ़िया चीज यही होता है, फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस बिंदु, तो इसके लिए दो चीज आपको समझने होंगे। पहला बात ये समझना होगा, ऐसे और ये ऐसे। यहां पे हमने ये कलई कर दिया, यहां पे हमने ये कलई कर दिया। अब ये है कि ये पोल है और ये कर्वेचर है। यहां पर ये पोल है और ये कर्वेचर। अब ये प्रकाश किरण जो आ रही है, प्रकाश किरण ये जो आई, प्रकाश किरण ये जो आ रही है, ये परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु से या किसी एक बिंदु पर काटेंगी। जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु को कहेंगे फोकस। उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। यहां पे जो प्रकाश किरण आ रही है वो टकराने के बाद इधर 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 इधर, लेकिन हमें लगेगा ये किसी बिंदु से निकल रही है, ये किसी बिंदु से निकल रही है, और ये जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी उसे कहेंगे हम फोकस। उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, या तो पूरा पूरा काट देती है उस बिंदु पर, या किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को कहेंगे फोकस। ये क्या करती है? किरणों को बटोरने का काम करती है। तो इसमें अभिसारी किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं? अभिसारी किरणें होती हैं। ये किरणों को बटोरता है और ये किरणों को फैलाता है। तो यहां पे अपसारी किरणें होती हैं। क्या होती हैं? अपसारी किरणें होती हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि अपसारी होती है कि अपसारी। हमारा मुद्दा ये है कि आखिर फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद दर्पण के जिस प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होगी या उसी पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु पर काटेगी उसी को हम कहेंगे फोकस बिंदु। उसका नाम क्या दे देंगे? फोकस बिंदु। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया होगा तो आगे हम बात करते हैं, इस बात की, वक्रता त्रिज्या
एवं फोकस दूरी में संबंध, दूरी में संबंध, ये दोनों में संबंध की बात करते हैं कि ये दोनों में क्या कोई संबंध है, अगर संबंध है तो कौन सा संबंध है। बस एक कोई दर्पण लेंगे, ये हमने ले लिया है अवतल दर्पण, आपको पता है कि ये केंद्र है और ये फोकस बिंदु है, ये वाली पूरी दूरी r होती है, ये वाली f होती है। तो यहां पे वक्रता त्रिज्या 2 गुना होती है फोकस दूरी की। अगर फोकस दूरी आपको दिया है उसमें 2 का गुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगा। या आपको ये बोले कि फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की। अगर आपसे मैं ये बोलूं r 2 गुना होता है फोकस का, या फोकस आधा होता है r का, ये दोनों में क्यूट सा संबंध है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। r बराबर क्या होता है, तो r बराबर होता है 2 इंटू एफ, लेकिन f बराबर क्या होता है, तो r बाई के 2। इस बात को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरीके से छाप लीजिए। जैसे f यदि 10 है तो r 20 होगा, r 80 है तो f 40 होगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर ले। अब अगर हम आगे आए अपने उस टॉपिक पे, तो हम पढ़ रहे हैं अब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, प्रकाश किरणें आएंगी, जब किसी वस्तु को दर्पण के आगे रखा जाता है तो उसका एक आकृति दर्पण के भीतर दिखाई देती है, उस आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे, यदि कैसे लिखाया है, यदि किसी दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखा गया है तो दर्पण के भीतर बनी आकृति प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। बात समझे कि नहीं समझे। अगर कोई दर्पण है और उसके सम्मुख कोई वस्तु रखे हुए हैं तो इसका जो इधर फोटो बनेगा, जो आकृति बनेगी, इस आकृति को हम क्या नाम देने वाले हैं, इस आकृति को हम नाम देने वाले हैं प्रतिबिंब। इस आकृति को क्या नाम देने वाले हैं, इस आकृति को नाम देने वाले हैं प्रतिबिंब। अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो जो ये प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब एक बात समझिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 रेखाओं का कटना, 2 परावर्तन किरणों का कटना बड़ी आवश्यक होता है। आप किरणों के आधार पर भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं। यदि 2 परावर्तन प्रकाश किरण जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यदि वे अस्पष्ट काटी हैं तो यहां पर जो फोटो बनेगा इसे कहेंगे वास्तविक इमेज। यदि डॉट 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 काटी है
तो यहां पे जो फोटो बनेगा इसे कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जहां पे एकदम क्लियर स्पष्ट गढ़ी लाइन काटी है वहां पे वास्तविक, जहां पे डॉट 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 काटा है वहां पर काल्पनिक। इस बात को जरा याद रखिएगा। यदि आप इस बात को याद रखेंगे तो आगे हमें प्रतिबिंब बनाने में बहुत मजा आएगा। तो यहां तक हम लोगों ने इस चीज को कवर किया। आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कम है, इसलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए निर्मल क्लासेस ऑनलाइन पर, और आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमें एक ऊर्जा मिल सके। जय हिंद।